जय हिंद। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्ट्रेटजी पे। आज हम सेल चैप्टर को देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। कोशिका का टेक्निकल नाम है साइटो, और इसके अध्ययन को साइटोलॉजी बोलते हैं। इसके अध्ययन को साइटोलॉजी। इसके खोजकर्ता जो थे रॉबर्ट हुक थे। इन्होंने कोशिका की खोज की थी। हालांकि इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी, लेकिन मृत या जीवित कोशिका है तो सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने ही की थी, और जीवित कोशिका के लिए एंटोनियो ऑन लीवेनहुक ने किया था। इन्होंने एक कॉर्क में कोशिका को देखा था, तो इन्होंने जीवित कॉर्क में कोशिका को देखा था इन्होंने, इसलिए इन्हें जीवित कोशिका के पिता कहते हैं। यानी जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोनियो एंड लीवेनहॉक ने किया था। और एक और विद्वान है स्लाइडेन एंड स्वान। इन्होंने आकर के बताया कि पूरी बॉडी सेल की बनी हुई है, इसलिए इनके सिद्धांत को कोशिका सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने स्लाइडेन एंड स्वान ने कोशिका सिद्धांत को दिया था। अब आते हैं ओवरऑल में कि सबसे बड़ी कोशिका और सबसे बड़ी छोटी कोशिका कौन होती है, और मानव में सबसे बड़ी और मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन है। सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो माइक्रोप्लाज्मा होती है। ये एक यूनिसेल्युलर होती है। और सबसे बड़ी कोशिका ओवरऑल में शुतुरमुर्ग का अंडा, जो बहुत बड़ा होता है। चलिए अब आते हैं कोशिका में सबसे बड़ा और सबसे छोटा। बड़ा और छोटा में, बड़ा और लंबा में ये अंतर ये है कि मान के चलिए लाल किला है कि बहुत बड़ा है, और कुतुब मीनार जो है ये लंबा है। तो एक होती है लंबा और एक होती है बड़ा। तो मानव में सबसे बड़ा हो गया अंडाणु, और मानव में सबसे लंबी कोशिका लंबी में क्या हो गया? न्यूरॉन सेल जो होती है विभाजन रहित होती है, इसमें विभाजन नहीं होता है। इसलिए जब हम गाड़ी चलाते हैं तो पुलिस हमें हेलमेट पहनने के लिए बोलती है, क्योंकि अगर सर पे चोट लग गया तो उसमें सेंट्रोसोम की अनुपस्थिति में कोशिका विभाजन नहीं हो पाएगा। और वही देखेंगे सबसे तेज विभाजन लीवर में होता है। लीवर जो होता है, लीवर का रीऑरिजिनेट पावर जो होता है सबसे अधिक होता है। अगर उसमें कट गया या फिर उसमें कुछ मतलब कुछ मर गया उसकी कोशिका, तो वो अपनी कोशिका से स्वतः ही निर्मित करती थी। स्वतः मतलब कोशिका विभाजन का मतलब ये नहीं कि एक कोशिका का टूट जाना। कोशिका विभाजन का मतलब ये होता है एक कोशिका टूट करके अन्य दो कोशिकाओं में बढ़ जाती है, यानी रीऑरिजिनेट कर रही है उस चीज़ को, तो इसी को बोलते हैं कोशिका विभाजन। तो ये अलग चैप्टर में इसको कवर करेंगे। अब आते हैं सेल के बारे में। अब देखते हैं सेल के अंदर क्या क्या होता है, और ये आप खुद समझ आएंगे कि सेल जो होती है वो सबसे छोटा अंग नहीं है, वो एक छोटी यूनिट होती है सेल। जैसे कि आप देख रहे हैं ये ईंट है। ईंट मिल करके दीवार का निर्माण करती है। दीवार से कमरे बनते हैं, और कमरे को एक सिस्टमेटिक ढंग से हम सजा देंगे तो वो घर बन जाता है। उसी तरीके से हमारा शरीर है। शरीर में एक संरचनात्मक एक क्रियात्मक इकाई जो होती है कोशिका है। कोशिका से मिल करके ऊतक बनते हैं। ऊतक के मिल करके वो अंग का निर्माण करते हैं, और अंगों के सिस्टमेटिक स्वरूप को ही शरीर कहते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं अब देखते हैं कोशिकांग के बारे में। कोशिका के अनेक अंग होते हैं जिसको कोशिकांग बोलते हैं। तो अब चलते हैं देखते हैं कोशिका के अंग के बारे में। देखिए कोशिका झिल्ली का मतलब ये होता है, अगर मान लीजिए अब बाजार जा रहे हैं, बाजार जाने के लिए आपको एक प्लास्टिक की थैली की ज़रूरत है, जिसमें आप किसी भी चीज़ को सामान को आप रख सकते हो उसको। तो एक कोशिका जो होती है वो एक ओवरऑल एक झिल्ली नुमा संरचना से ढकी हुई होती है। तो इसी को हम कोशिका झिल्ली बोलते हैं या प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं। ये पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। ये प्रोटीन से बना होते हैं। कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। कोशिका में जो सारे अंग पाए जाते हैं वो इसी झिल्ली नुमा आकृति में इसी में सब रहते हैं। तो आप सोच सकते हैं कोशिका के अंदर इतने अंग पाए जा रहे हैं, तो कोशिका एक सबसे छोटा अंग कैसे हो सकता है। चलिए देखते हैं आगे।
अब दूसरा है कोशिका भित्ति। ये ओनली प्लांट सेल में पाई जाती है, यानी पादप में। जो पादप जो होता है एक जगह खड़ा रहता है और सिर्फ हिल डुल कर सकता है, उसको हम प्लांट्स बोलते हैं। ये ओनली पादप में पाई जाती है। ये सेलुलोज का बना होता है। ये सेलुलोज का बना होता है और सुरक्षा और आकार प्रदान करता है। जैसे मान के चलिए मानव है, मानव तो कपड़ा पहन लेंगे, अपना सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधे जो है उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए या एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट के लिए उनको अलग से एक कवर की ज़रूरत होती है, जो कोशिका भित्ति है। कोशिका भित्ति जो होता है सुरक्षा के साथ साथ उन्हें आकार एक मतलब स्थिर खड़े रहने में भी वो सपोर्ट करती है। तो इस सेल वॉल सिर्फ पादप कोशिका में ये पाए जाएंगे। ये हो गया। अब है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्रकणिका भी बोलते हैं। इसके खोजकर्ता जो थे अल्टमैन, ये क्वेश्चन में ऑनलाइन क्वेश्चन में आता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में ही श्वसन होते हैं, यानी कोशिका का श्वसन कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। श्वसन के दौरान चलने वाली साइकिल को क्रेब्स साइकिल कहते हैं। इसकी खोज क्रेब्स नामक विद्वान ने की थी, इसलिए इनके नाम पर क्रेब्स रख दिया गया। तो ये श्वसन के दौरान चलने वाली साइकिल को क्या कहते हैं, क्रेब्स साइकिल, जिसके चलने से एटीपी का निर्माण होता है, जिसे 38 एटीपी मिल करके एक ग्लूकोज का निर्माण करती है, जिससे हमें ऊर्जा या पावर मिलती है। तो अगर मान लीजिए मैं वीडियो में बोल रही हूँ तो उसके लिए मुझे सबसे ज़्यादा ऊर्जा बोलने में खर्च हो रहा है। तो ये जो होता है हमारे ऊर्जा कहाँ से आ रहा है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन के दौरान जो क्रेब्स साइकिल के दौरान एटीपी का निर्माण हो रहा है, उससे हमें ये ऊर्जा मिल रहा है। इससे क्वेश्चन किया जाता है कि मान के चलिए माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इसके यांत्रिक दीवार को क्या कहते हैं, तो यांत्रिक दीवार को क्रिस्टी बोलते हैं। ये जो दिख रही है आपको, तो इसकी यांत्रिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। अब है गोल्जी बॉडी की खोजकर्ता जो है वो कैमिलो गोल्जी है। इनके नाम पे ही इनका नाम रखा गया, कैमिलो गोल्जी बॉडी की खोज करता है, तथा इन्होंने बताया था कि कोशिका में अनेक चीज़ों का ऊर्जा का परिवहन कौन करता है, तो गोल्जी बॉडी ही कहता है। इसको ट्रैफिक कंट्रोलर भी है, ट्रैफिक पुलिस भी संज्ञा कहते हैं। अगर मान के चलिए हमको सबसे ज़्यादा बोलने में ऊर्जा की ज़रूरत हो रही है, तो ये ऊर्जा हमें कौन ला करके देगा। माइटोकॉन्ड्रिया तो ऊर्जा बना दिया, उसका काम ये तो नहीं है कि वो हमें जो है पहुँचाएगा जिसको जहाँ पे ऊर्जा है। किसी को अगर कोई धावक है तो उसको दौड़ने के लिए सबसे ज़्यादा पाँव में ऊर्जा की ज़रूरत होती है, तो वो पाँव में ऊर्जा तक कौन पहुँचाएगा, उसका परिवहन कौन करेगा, तो कैमिलो गोल्जी करता है। तो इसका काम कोशिका के विभिन्न यानी इसका काम होता है कोशिका से ऊर्जा को लेकर के विभिन्न अंगों तक उनको पहुंचाना होता है। इनका काम से परिवहन करना ही सिर्फ होता है। यानी देखता है किसको कहाँ कब किस ऊर्जा की ज़रूरत होती है, ये इनका काम गोल्जी बॉडी का होता है। और वैक्यूल्स यानी रसधानी, ये पादप में पाए जाते हैं और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। इनका काम ये होता है कि अगर मान के चलिए ये कोशिका हो गया, ये इसमें वैक्यूल्स हो गया, तो ये जल के संतुलन को बनाए रखता है। अगर मान के चलिए हमें 100% इसमें जल है, तो 10% अगर हमें 1% अगर इसमें जल की कमी हुई तो हमें प्यास लगता है, और इसमें 10% अगर जल की कमी हो जाती है तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। क्योंकि 10% आप सोच सकते हैं कि सिर्फ एक कोशिका में, यानी एक कोशिका में 10% का मतलब हर एक, हमारे शरीर तो कोशिका के समूह से ही बना हुआ है, तो हर कोशिका में 10% की कमी हो रही थी। आप सोच सकते हैं कि हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। 10% की कमी हो जाने से इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए वैक्यूल से राजधानी जल का संग्रह करता है, और इस जगह जगह पे ये अपना अब आते हैं तारका यानी सेंट्रोसोम का एक खोजकर्ता जो थे इनके खोजकर्ता जो है बोबरी थे। इन्होंने कोशिका विभाजन क्यों संभव होता है, सेंट्रोसोम की मदद से कोशिका विभाजन करने में सेंट्रोसोम की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यह कोशिका को पुनः निर्माण कर देता है। मान के चलिए एक कोशिका ये टूट करके अन्य 2 कोशिकाओं में बढ़ जाती है, इसको मदर सेल बोलते हैं, इसको ये दोनों को डॉटर सेल बोलेंगे।
ये पुनर्निर्माण। और कोशिका विभाजन तेज कहाँ होता है, तो लीवर में होता है, ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। अब आप बोलेंगे कोशिका विभाजन ब्रेन में नहीं होता है, तो ब्रेन में सेंट्रोसोम को बोबरी ने खोजा था, ये तो हो गया ना। लीवर में सबसे तेज़ी से कोशिका विभाजन होता है क्योंकि इनमें सेंट्रोसोम पाया जाता है। ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है, लेकिन कोशिका विभाजन अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ट्यूमर यानी कैंसर का रूप ले लेता है। मतलब कैंसर और कुछ भी नहीं, कोशिका विभाजन अगर तेज़ी से वही प्रक्रिया, अगर मान के चलिए बॉडी में यहाँ पे कट गया तो यहाँ पे हमको 10,000 कोशिका की ज़रूरत है। अगर 1 लाख बन गया, 2 लाख बन गया, तो उसी चीज़ को मतलब अनकंट्रोल सेल डिवीजन को ही हम कोशिका विभाजन को हम कैंसर के नाम से जानते हैं। मान के चलिए आपके शरीर में कहीं कट जाने पे अगर आवश्यकता से ज़्यादा कोशिका रीजनरेट हो जा रही हैं तो उसको हम कैंसर बोलेंगे। तो यही अगर ब्रेन में ये हो जाता है तो ब्रेन में भी कैंसर हो जाता है। अब आप बोलेंगे ब्रेन में तो सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है तो कैंसर कैसे हो गया, तो ब्रेन में जो होता है 90% तो न्यूरॉन सेल से बना होता है ब्रेन, लेकिन उसी में होता है 10% ये गिलियल सेल का बना होता है। ये 10% किसका होता है, गिलियल सेल का। गिलियल सेल में ही सेंट्रोसोम उपस्थित होता है, जिस कारण ये अनकंट्रोल कभी कभी सेल डिवीजन कर देता है, जिसके कारण ब्रेन में जो होता है वो क्या बोलते हैं, ब्रेन में ट्यूमर बन जाता है, यानी कैंसर का रूप ले लेता है वो। अब देखते हैं अंतरपदप जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये ये कोशिका को एक कंकाल यांत्रिक कंकाल का काम करता है। ये यांत्रिक सहायता देता है, यानी कोशिका अंदर से पचके ना, जिस कारण ये कोशिका ने कंकाल का काम करता है। इसका दो पार्ट होता है। एक होता है स्मूथ साइड और एक होता है रफ साइड। स्मूथ साइड एकदम चिकना होता है, ये वसा की तरह एकदम चर्बी जैसे तेल की तरह होता है, एकदम स्मूथ होता है ये। और दूसरा साइड होता है वो भी चिकना होता है, लेकिन उसमें छोटे छोटे राइबोसोम पाए जाते हैं। इनमें छोटे छोटे राइबोसोम पाए जाते हैं जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर में एक चिकना भाग हो गया और एक रफ भाग, और रफ भाग से हो गया राइबोसोम। राइबोसोम उनमें पाया जाता है। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं, जिस कारण इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोलते हैं। तो स्मूथ वाले से क्या हो गया, वसा का निर्माण हो गया, और रफ वाले से क्या हो गया, प्रोटीन का निर्माण हो गया। राइबोसोम राइबोसोम की खोज किसने की थी, तो पैलाडे नामक विद्वान ने किया था राइबोसोम की खोज। और इसको प्रोटीन निर्माण करता है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोलते हैं। सेडिमेंटेशन 70s और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट का मतलब ये होता है कि किसी भी, अगर मान लीजिए प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक अगर में सेडिमेंटेशन, इसका मतलब अगर उसी का भी हम देखेंगे कैसे कौन बड़ा है कोशिका और कौन छोटा है, तो इसका हम देख करके हम इसका पता नहीं लगा सकते कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो इसमें अगर पानी में 70 से यानी सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को करेंगे तो एक जल्दी बैठ जाएगा और एक कम बैठेगा। तो 70 अब जैसे कि देख सकते हैं 70 एक छोटा ये प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है और 80 बड़ा है यूकैरियोटिक में पाया जाता है। सेल चैप्टर बहुत बड़ा है, हम एक ही चैप्टर में आपको सारी बातों को नहीं बता सकते। एक अलग से वीडियो आएगा जिसमें प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक और सेल डिवीजन के बारे में बताया जाएगा, डीएनए आरएनए, ये एक अलग ही टॉपिक रहेगा। तो आज इतना ही देखते हैं और नेक्स्ट देखते हैं, और अन्य भी इसके कोशिकांग हैं जो इनके वीडियो में हम पूरा कर लेते हैं। हम देखते हैं केंद्र के जो खोज करते थे वो रॉबर्ट ब्राउन थे। अगर मान के चलिए किसी भी बीज को देखते हैं
तो वो कैसा रहता है, भूरा कलर का रहता है। तो याद करने का ट्रिक हो गया, केंद्र केंद्र के मतलब मतलब कोशिका के बीच का भाग कैसा कैसा होता है, तो ब्राउन होता है। तो रॉबर्ट रॉबर्ट ब्राउन। तो केंद्रक के अंदर जो होता है सेंट्रोसोम होता है और आरएनए, और सेंट्रोसोम के अंदर आरएनए, डीएनए और जीन होता है। ये अलग से वीडियो में देखेंगे। तो ये ब्रेन ऑफ द सेल होता है, यानी हेड ऑफिस होता है कोशिका का। कोशिका को कंट्रोल कौन करता है कि काम ये करो ये मत करो, इसको इस केंद्र के मान के चलिए हमारे पूरी बॉडी को कौन नियंत्रित कर रहा है, ब्रेन नियंत्रित कर रहा है। तो वैसे ही हमारे सेल को कौन नियंत्रित करता है, तो न्यूक्लियस यानी केंद्रक नियंत्रित करता है। ये 80% प्रोटीन, 10% डीएनए और 10% अन्य तत्वों से मिलकर के बना होता है। अब देखते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम ये जो होता है इसकी खोजकर्ता जो है डी डुबे साहब है। तो इन्हें लाइसोसोम में जो होता है एक जल अपघट्य एंजाइम पाया जाता है जो कोशिका में पाचन करने का काम करता है। अगर मान के चलिए अगर मान के आपके हाथ पे चोट लग गया या फिर दरवाजे में आपको उंगली चपा गई, तो वहाँ पे जो होता है ब्लैक कलर हो जाता है वहाँ पे। तो यहाँ वहाँ यह इसका मतलब ये है कि वहाँ की कोशिकाएं जो है मर गई हैं। तो उन मरी हुई कोशिकाओं का भक्षण यानी उनको पचाएगा कौन, तो ये लाइसोसोम करता है। लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है जो उसमें थोड़ा थोड़ा सा स्राव करके उस कोशिका को मार देता है। तो इसे सुसाइड बैग या एटम बम कहते हैं। ठीक है, सुसाइड बैग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये स्वयं को भी कभी कभी मार देता है। अगर मान के चलिए कोशिका में सारी वर्क ये मतलब सुनियोजित ढंग से नहीं हो रहे हैं, तो ये खुद को ही फाड़ लेता है, और जिससे एक कोशिका में लाइसोसोम होता है तो वहाँ एक कोशिका सिर्फ मर जाएगी, यानी कि सारी कोशिकाएं ही मर जाएंगी। तो एक कोशिका मर जाएगी, तो अब उस कोशिका का पाचन जो अन्य कोशिका में जो लाइसोसोम है वो देखता है कि ये कोशिका मर गई है, तो अपना जल अघट्य एंजाइम जो होता है थोड़ा थोड़ा छोड़ता है, जिसके कारण वहाँ पे पाचन की क्रिया हो जाती है और वहाँ पे बॉडी सही हो जाती है, ब्लैक से फिर अपने कलर में आ जाती है। तो आरबीसी में देखेंगे, आरबीसी में जो होता है लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, ये स्प्लीन या तिलिया में जा कर के मरता है। अगर मान के चलिए आरबीसी का जीवन काल तो 120 दिन ही होता है, 120 दिन में वो मर जाएंगे। तो ये जो जाते हैं स्प्लीन से हो करके जाते हैं, तो मरे हुए आरबीसी को स्प्लीन में यानी स्प्लीन को आरबीसी का कब्रगृह बोलते हैं, कब्रगाह या गर्भगृह बोलते हैं। ठीक है, अब देते हैं जीवद्रव प्रोटोप्लाज्म, यानी ये कलरलेस होता है। कलरलेस एक लिक्विड होता है। मान के चलिए अगर आप कैमरा खरीदते हैं तो कैमरा में अगर या फॉर्म की कुछ अलग उसी के आकार में, फॉर्म के आकार में, वो कैमरे के आकार में ही फॉर्म में दिया हुआ रहता है, जिसके कारण कैमरा टूटे ना, कहीं से स्क्रैच ना पड़े उस पर। तो उसी तरीके से केंद्रक होता है कि उसी तरीके से सेल होता है। सेल में बीच बीच में जीव द्रव्य भरे हुए होते हैं, वो लिक्विड होते हैं, कलरलेस होता है। ये 80% जल से मिल करके बना होता है। इसके दो प्रकार होते हैं, कोशिका द्रव और कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव। यहाँ पे कोशिका द्रव दोनों ही साइड में लिखा गया है, लेकिन कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव यहाँ पे होते हैं। यहाँ पे आप केंद्रिका द्रव कर सकते हैं। कोशिका द्रव जो होता है वो कोशिका के अंदर पाया जाता है, और केंद्रिका द्रव जो होता है वो केंद्र के अंदर पाए जाते हैं। मान के चलिए एक बैग हो गया, अब बैग में आप सब लगे कॉपी किताब पेन बॉक्स सब ले करके आप जा रहे हैं, तो टिफ़िन वगैरह सब लेकर के जा रहे हैं, तो आप चलेंगे तो उसमें से सामानें जो इधर उधर होने की सी आवाज़ आएगी। तो उसको आवाज़ यानी लाइसोसोम जो यानी जीव द्रव्य जो है उसमें भर देंगे। अगर मान के चलिए पूरे बैग में आपका कुछ सामान भर देते हैं या फिर ऐसा चीज़ भर देते हैं जिसके कारण टन टन का आवाज़ उसमें से आना बंद हो जाए, तो उसी तरीके टूट फूट ना हो अंदर से, नहीं तो ये पिचकने जाएंगे, जीव द्रव्य नहीं भरे होंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले चैप्टर में हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और सेम डीएनए, आरएनए, ये सब के बारे में देखेंगे। कोशिका चैप्टर बहुत अपने आप में ही बहुत ही बड़ा चैप्टर है, तो एक वीडियो में इसको कंप्लीट कर पाना ये पॉसिबल नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।